हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का सेट बना रहे हैं और इसका जो है 2 पार्ट यानी अपलोड किया जा चुका है। और हम लोग कौन सा सेट बना रहे हैं दोस्तों, तो 2011 में जो पूछा गया था उस सेट को हम लोग बना रहे हैं। तो इससे 50-50 प्रश्न के जो है 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यह तीसरा और अंतिम वीडियो है जिसमें 50 प्रश्न लिए गए। तो पूजा चूँकि दशहरा चल रहा था दोस्तों, तो मैं भी व्यस्त थी और मुझे लगा कि आप लोग भी व्यस्त होंगे पूजा पाठ में, घूमने फिरने में, तो इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए जो है, चूँकि पूजा पाठ ख़त्म हो चुका, तो हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कजाकिस्तान में स्थित है कि तुर्कमेनिस्तान में कि उज़्बेकिस्तान में कि चीन में? तो दोस्तों, सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो तकला मकान जो है आपका चीन में स्थित है। और बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, तो दोस्तों 600 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो 3,20,000 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तकला मकान कहाँ है? तो चीन में। और यह प्रश्न जो है दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों, जल संधियों से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी बुक आप यानी आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखो तो वहाँ आपको जल संधियों से संबंधित प्रश्न रहता ही है। तो आप जल संधियों को तो याद कर लो बहुत अच्छी तरह से, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ तो पूछ रहा है दोस्तों हिंद महासागर और लाल सागर को, तो आपका बाब अल मंदेब जो है यह जल संधि जो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो आपका ए ऑप्शन ही जो है इसका सही जवाब करें। बात करें इसकी स्थिति की दोस्तों, तो इसकी स्थिति जो है आपका कहाँ है? तो यमन और जिबूती, इन दोनों के बीच जो है यह बाब अल मंदेब जो है संधि है। अगला प्रश्न है हमारा कि 90 इज रिज कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर में कि हिंद महासागर में कि अंध महासागर में कि आर्कटिक महासागर में? तो दोस्तों ये जो है 90 इज रिज आपका हिंद महासागर में स्थित है। तो आपका जो है आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हिंद महासागर कहाँ है दोस्तों? तो ये जो है आपका भारत का निचला क्षेत्र जो है, ये तो हो गया आपका बंगाल की खाड़ी और ये हो गया अरब की खाड़ी और ये हो गया आपका निचला जो क्षेत्र है, यह हो जाएगा आपका हिंद महासागर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो दोस्तों, कैनबरा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपका, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा। रियाद जो है दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी है और वेलिंगटन सिटी जो है आपका न्यूजीलैंड की राजधानी। तो सिडनी जो है ये किसी देश की राजधानी नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो दोस्तों, चीन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जो है कोयला उत्पादन करने वाला जो है राज्य है। सेकंड में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा दोस्तों, और थर्ड में जो है कौन हो जाएगा आपका? भारत, यानी अपना देश भारत जो है कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो अपना देश भारत जो है आपका तीसरे स्थान पर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है चौथे पर और रूस जो है 5वें स्थान पर। तो है चीन आपका, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो दोस्तों, वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, यानी वलन क्रिया के द्वारा जो है पर्वतों का निर्माण होता है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो एक ही अक्षांश पर स्थित है तो फिर भी इसकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है दोस्तों? तो यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। तो अमृतसर की ऊंचाई क्या है दोस्तों? कम है
और शिमला की ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान में कमी होती जाती है, यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटता जाएगा। तो चूँकि शिमला ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है तो इसलिए जो है आपका शिमला में ज़्यादा आपका जलवायु यानी सर्दी पड़ती है, और अमृतसर के अकॉर्डिंग। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयले की खानें स्थित है। तो दोस्तों झारखंड में जो है कोयले की अनेक खानें हैं, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है झरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। और जमशेदपुर में क्या है दोस्तों, तो टिस्को का कारखाना है, और टिस्को का निर्माण 1907 में आपका जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। तो यहाँ तो कोयला के बारे में पूछ रहा, तो आपका झरिया हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, तो नदियाँ जो है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो महासागरों की जब उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, यानी इसकी उत्पत्ति के समय ही जो अधिकांश लवण उसके जल में घुल गए थे, यानी सागरों में, और उसके बाद नदियों के द्वारा भी जो है यह लवणता जो है बढ़ाई जाती है। और अनुमान लगाया जाता है दोस्तों कि नदियां जो है प्रति वर्ष 16 करोड़ मीट्रिक टन जो है लवण स्थलीय भागों से महासागरों में, यानी महासागरों में जो है डालती है। तो कौन डालती है दोस्तों, तो नदियाँ। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के कौन कौन से राज्य है दोस्तों, हम लोगों को इसका सही ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। तो ये ऑप्शन ही जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और क्षेत्रफल की अगर बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है। बात करें मध्य प्रदेश की दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो हो जाएगा दोस्तों 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, और महाराष्ट्र का हो जाएगा आपका 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गोवा। तो इसको भी याद रखिए। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र 3,702 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है क्रमशः ये बड़े राज्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, हरियाणा है कि पंजाब है कि बिहार है कि उत्तर प्रदेश है। तो आपका उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों भारत का सबसे अधिकतम जो है गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। बात करें कुल खाद्यान्न उत्पादन में दोस्तों, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है भारत का जो है, यानी उत्तर प्रदेश भारत में पहला स्थान रखता है, यानी फर्स्ट रैंकिंग रखता है। और यहाँ जो है दोस्तों गन्ना, यानी गन्ना, गेहूँ और आलू में जो यह प्रथम स्थान है। तो हर तरह से जो है उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 है। अगला प्रश्न है हमारा कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। तो दोस्तों टाटा नगर, जिसको हम लोग जमशेदपुर के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ इसके नज़दीक स्थित है। और यह जो है आपका, इसकी स्थापना की बात करें तो 1907 में इसकी स्थापना की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। तो जमशेदजी टाटा के नाम से ही इस नगर का टाटा नगर भी नाम पड़ा है और जमशेदपुर भी नाम पड़ा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है। तो भारत की अगर राज्यों की बात करें दोस्तों, बिहार एवं उत्तर प्रदेश जो है इसका यानी सही जवाब हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश और बिहार जो है क्या है दोस्तों, अग्रणी राज्य है। तो उत्तर प्रदेश के उत्पादन की बात करें दोस्तों तो 35.81% जो है उत्तर प्रदेश में उसका उत्पादन होता है। बात करें आपका बिहार की, तो बिहार का स्थान आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों अनुसूचित जाति की जो है संख्या अधिक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी राज्य की कुल जनसंख्या में जो है अनुसूचित जाति की आबादी का लगभग 21.1% जो है आपका कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपका कुल जनसंख्या की बात हम लोग करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जो है आपका ये आबादी है। खैर अभी तो हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहे दोस्तों, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चूँकि करंट का प्रश्न है तो ये 2011 का प्रश्न है, तो उस समय 2001 की जनगणना के अनुसार ही जो है प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो आपका हाजीपुर में जो है, यानी बिहार के हाजीपुर में जो है यह स्थित है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। तो बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आपका यह जो है पटना में स्थित है। तो आपका जो है ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आपका बाढ़ के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो जो है नेपाल से जो है, यानी बिहार की अगर मैप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ बीचों बीच गंगा नदी बहती है जो बिहार को दो पार्ट में बांटती है। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो यहाँ नेपाल का हिस्सा से क्या है, कोसी नदी आती है, और यह इसकी दिशा जो है दोस्तों निश्चित नहीं होती, यानी हर साल जो है अनिश्चित दिशा के कारण जो है इस उत्तर बिहार में जो है बहुत तबाही मचाती है। तो इसलिए जो है बिहार का शोक कहा गया है आपको कोसी नदी को। तो यह कोसी नदी जो है दोस्तों उत्तर बिहार में जो है बाढ़ लाती है, जिससे भयंकर तबाही मचती है प्रत्येक साल। तो यह बाढ़ के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा जो है शहर स्थित नहीं है दोस्तों, तो औरंगाबाद भी जो है NH2 पर स्थित है, सासाराम भी NH2 पर स्थित है, मोहनिया भी NH2 पर स्थित है। पटना जो है दोस्तों आपका राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। तो प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो प्रस्ताव का उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। या बी ऑप्शन है स्वशासन सुनिश्चित करना, या उत्तरदायी सरकार, या स्वयं की सरकार। तो क्या था दोस्तों इसका जो है उद्देश्य, जो है 1905 में जो कांग्रेस का स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया, तो उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो स्वशासन सुनिश्चित करना ही इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ स्वदेशी आंदोलन दोस्तों जो है और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन जताया गया किसके द्वारा आपको, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1906 में जो है स्वदेशी आंदोलन और जो है इसका बहिष्कार आंदोलन को जो है दिया गया। 1905 की यह घटना है स्वराज प्रस्ताव, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। तो उसके बाद जो 1906 में जो है स्वराज प्रस्ताव, और ये जो है आपका यानी दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में पहली बार जो स्वराज की मांग की गई आपका कब, 1906 में। तो 1906 के जो है कांग्रेस के अधिवेशन में यह जो प्रस्ताव तो 1905 में पारित की गई, और मांग की अगर हम लोग बात करें तो मांग की बात पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई तो 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा
जो है इसकी अध्यक्षता की गई। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं से लेकर रहूँगा, तो यह जो है किसके द्वारा कहा गया दोस्तों, तो तिलक के द्वारा किया गया। तो इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते। तो 1905 में क्या हो गया कि आपका स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 1906 में जो है कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो किसके द्वारा कहा गया, तो तिलक के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न हमारा कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया। तो दोस्तों अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में प्रांतीय शासन की जो है व्यवस्था की गई। और इस अधिनियम की जो यानी प्रांतीय सरकारों के गठन के समय जो है 321 धाराएं एवं 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में शामिल है। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां शामिल है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में जो है आपका 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये किस आधार पर मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों, तो यह जो है आपका साहित्य विज्ञान कला और जो है समाज सेवा के आधार पर जो है ये 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, यानी 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया, उसका रीज़न पूछा जा रहा है। तो कांग्रेस ने इस तिथि को दोस्तों 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और पहली बार जो झंडा भी इसी दिन फहराया गया। तो इसलिए जो है इसको संविधान यानी इसी दिन जो है भारत का यानी संविधान लागू किया गया। अगला प्रश्न हमारा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो है लोकसभा के स्पीकर को जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं और जिनमें 15 सदस्य जो है लोकसभा से जो है यानी लोकसभा के सदस्य द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा के सदस्य यानी राज्यसभा से चुने जाते हैं। यानी आपका लोक लेखा समिति में 15 तो आपके लोकसभा से और 7 जो है आपका राज्यसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सही नहीं है कौन सा, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो यह सही नहीं है क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत हमेशा कहाँ होगी दोस्तों, तो लोकसभा में होगी। कभी भी राज्यसभा में धन विधेयक पारित या पेश नहीं किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। तो कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को उपलब्ध है दोस्तों, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है भारतीय संविधान में गैर नागरिकों यानी जो विदेशी होते हैं या जो घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट वगैरह, तो उनको भी यह संवैधानिक निराकरण का जो है अधिकार प्राप्त है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सब पॉलिटी का प्रश्न है दोस्तों। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो आपका अनुच्छेद 352 के तहत जो है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा जो है घोषित की जा सकती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत जो है दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति
1956 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रीय आपात कब लगता है? तो 352 के तहत, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है दोस्तों? तो जो राज्यपाल होता है वह क्या होता है, राज्यों में जो है राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो उसके जो है अनुरोध पर या उनके द्वारा कहे जाने पर जो है राष्ट्रपति राज्यों में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, यानी राज्यपाल के अनुशंसा पर जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो यह सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं क्या कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, तो यह भी है क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन भी जो है इसका सही जवाब है। अगला हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो यह भी सही है दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन ही बच जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो आपका राज्यपाल जो है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है। और बात करें राज्यपाल की तो 356 के तहत जो है दोस्तों राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यपाल की अनुशंसा पर ही होता है। और राज्यपाल जो है दोस्तों राज्य में जो है राष्ट्रपति का क्या होता है, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो जिस प्रकार से जो है केंद्र में जो है वास्तविक प्रधान आपका कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति। उसी तरह राज्यों में बात करें तो संवैधानिक जो प्रमुख है वो राज्यपाल हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे। यानी राज्यपाल को जो शक्तियाँ दी जाती है तो उसका उपभोग कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करते हैं राज्य में। और केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियों को जो है यूज़ कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो राज्य और केंद्र में जो लगभग सिमिलर ही जो है व्यवस्था है। अगला प्रश्न है हमारा कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो विशुद्धता क्या शामिल होते हैं दोस्तों? तो आपका शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, तो वाणिज्यिक स्रोतों में जो है ये सब शामिल होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, तो क्या थी दोस्तों? तो आपका 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुई? तो भारत में जो है सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट जो 1970 से 1980 के दौरान हुई थी। तो इस समय जो भारत को जो है इस पीरियड में युद्ध का सामना करना पड़ा था दोस्तों, तो इसलिए जो है यह ऐसी स्थिति यहाँ बनी थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय जो है रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करना। तो ये कूट और कारण है दोस्तों। फॉन्ट जो है इसका बड़ा करना पड़ेगा। 136 प्रश्न है आपका, तो हम लोग देखते हैं कूट क्या है, क्या क्या कारण है। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी विद्युत बोर्डों के वित्तीय रुग्णता के जो कारण है ये बताना है दोस्तों। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, या राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों की क्रियान्वित किया है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, यह बताना है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपका बी में क्या है, तो आपका सब कुछ इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, यानी चारों ऑप्शन जो है आपका इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र भी है और मिश्रित क्षेत्र भी है। तो जो हम लोग अडानी अंबानी जो बार बार न्यूज़ में सुनते हैं, तो ये क्या है, ये आपका जो है
सार्वजनिक नहीं बल्कि निजी क्षेत्र का उदाहरण है, यानी यहाँ निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है, इसलिए यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। और ये तो बहुत यानी ये प्रश्न का उत्तर तो लगभग सबको पता होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत सेवा का आरंभ कब किया? तो कब किया दोस्तों? तो 1986 में जो है इसका आरंभ किया। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1881 से 1882। तो इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग जो है गूगल कर लेना। मैंने गूगल किया तो मुझे यही आंसर मिला। ऐसे बुक में स्टार दिया हुआ है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो क्या क्या है दोस्तों कोयला उद्योग की समस्याएं? तो निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर जो है बढ़ती निर्भरता, और जो है कार्य संचालन कीमतें। तो क्या इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी चारों सही होगा। अगला है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो आपका बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा दोस्तों, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? तो वही प्रश्न है दोस्तों, घुमा करके पूछ दिया गया है आपका पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। तो यहाँ पर क्या पूछा गया दोस्तों आपका, यानी यहाँ बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय बताए दोस्तों, और अशोक मेहता जो है क्या बताएं तो द्विस्तरीय बताए। तो इतना ही डिफरेंस है इन दोनों प्रश्नों में। कंफ्यूजिंग फैक्ट है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, या एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, या ये अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, या यह जो है 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। तो क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, 1 और 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 1 और 3 इसका सही जवाब हो। तो 1 में क्या है चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता, और तीसरा क्या है तो यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। तो यही हो जाएगा चल योजना। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1950 में जो है भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। सबको पता होगा इसके प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके प्रधान होते हैं। और इस योजना आयोग का नाम अभी क्या हो गया दोस्तों? तो नीति आयोग। तो पंचवर्षीय योजना जो लागू की जाती है तो योजना आयोग के ही कार्यक्षेत्र में यह पंचवर्षीय योजनाएं आती है। अगला प्रश्न है हमारा कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो किससे सीधा जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो आपका काठमांडू से, नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, लखनऊ से, वाराणसी एवं रांची से। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से जो विमान परिचालन इन जगहों पर होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों? तो आपका बिहार में इंडियन एयरलाइंस के द्वारा भी जो है, सहारा के द्वारा भी एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस के द्वारा भी जो है यह जो है आपका विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। अगला है योजना आयोग ने 1993-94 ईस्वी में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था। तो 55% जो है यह प्राकलित किया था।
अगला प्रश्न है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 ईस्वी में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। तो किसके हाथों में रह गया था दोस्तों? तो प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में रह गया था। यानी संवैधानिक तौर पर तो हटा दिया गया था, बट व्यवहारिक तौर पर जो है यह प्रधान जाति के जो हिंदू लोग थे उनके हाथों में थी। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो कितने थे दोस्तों? तो 6 थे, जिनमें आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर थे। तो इसमें आदित्यपुर जो है बोकारो और रांची जो है भी झारखंड में है दोस्तों, और पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जो है बिहार में है। अगला प्रश्न है हमारा, और अंतिम प्रश्न है हमारा कि बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो आपका सही उत्तर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसको IIP के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कैसे लगे प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती